गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है। हार के साथ ही लोदी वंश का समापन होता है और मुग़ल वंश की शुरुआत की जाती है। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। पानीपत का पहला युद्ध जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया और इस इलाके में मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी गई। किसके किसके बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार होती है। हार के साथ ही लोदी वंश समाप्त हो जाता है। लोधी वंश के समापन के साथ ही दिल्ली सल्तनत भी एंड हो जाता है। दिल्ली सल्तनत का भी समापन हो जाता है और एक नया वंश शुरू होता है, मुगल वंश। इब्राहिम लोदी के शासन में लोदी साम्राज्य एक अस्थिरता और अराजकता के दौर से गुजर रहा था। आपसी मतभेद और निजी स्वार्थों के चलते इसकी सत्ता निरंतर प्रभावहीन होती चली गई। इन विपरीत परिस्थितियों में इब्राहिम लोदी के कई सरदार एवं कुछ संबंधी लोदी के व्यवहार से नाराज थे। इब्राहिम लोदी के दमनकारी नीतियों की वजह से इसके कुछ संबंधी और सरदार इनसे नाराज थे। साथ ही राणा सांगा के प्रभाव में लगातार वृद्धि हो रही थी और इस पे इब्राहिम लोदी का कुछ न एक्शन लेना भी काफ़ी ज़्यादा असंतोष उत्पन्न करता है अफगानी सरदारों के मध्य। इसी में कुछ असंतुष्ट सरदारों में पंजाब के शासक थे दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां। ये दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं। ये दोनों काबुल जाते हैं, जहां तैमूर वंशी शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रित किया, क्योंकि इन्हें पता था इब्राहिम लोदी एक अयोग्य शासक है। ऐसी स्थिति में कोई सत्ता को संभाल सकता है तो वो है बाबर। बाबर को भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है कि चलो, जब इसके सत्ता के ही लोग आ रहे हैं तो इससे अच्छा मौका और क्या मिलेगा। यहाँ पर राणा सांगा जो थे, इन्हें लगता है कि अगर बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रित किया जाए तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बाबर आएगा, इब्राहिम लोदी को हराएगा, धन लूटेगा और चला जाएगा। फिर उसके बाद दिल्ली की सत्ता पर अधिकार करना इनके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके लिए राणा सांगा एक दूत को भेजते हैं अपने बाबर के पास और एक संदेशा पहुंचवाते हैं कि आप भारत पर आक्रमण करो, हम भी आपके साथ आगरा पर आक्रमण करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। बाबर जब आक्रमण करने के लिए आता है तो राणा सांगा अपनी सेना नहीं भेजते हैं। बाबर 1526 ईस्वी में आता है, आक्रमण करता है, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में काबुल के तैमूरी शासक जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर की सेना और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की सेना के मध्य युद्ध होता है, जिसमें बाबर की सेना लोदी की एक बहुत बड़ी सेना को युद्ध में पराजित करती है। अब आते हैं, थोड़ा सा लोदी के सेना के बारे में जान लेते हैं। इब्राहिम लोदी की जो सेना थी वो संख्या में बाबर की सेना से दुगनी थी और साथ ही लोदी की सेना में कम से कम 1000 हाथी थे, वार एलिफेंट, जो कि एक युद्ध भूमि में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बाबर की सेना में 15 से 20,000 सैनिक थे, जो कि कुछ सहायता दौलत खां लोदी के द्वारा भी बाबर को दी गई थी। लेकिन फिर भी इनकी जो सैनिक की संख्या थी वो इब्राहिम लोदी के सामने आधी थी। साथ ही इब्राहिम लोदी की सेना में प्रमुख हथियार था तलवार, भाला, लाठी, कुल्हाड़ी व धनुष बाण। और कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी की सेना में कुछ विस्फोटक भी थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा असरकारी नहीं थे कि इसे युद्ध में जीत दिला सकें। साथ ही घुड़सवार सेना थी, हवार एलिफेंट थे और एक बहुत बड़ी फौज थी, जिसको जो भी तो फौज होने के बाद भी इब्राहिम लोदी को जीत नहीं मिल पाती, क्योंकि इब्राहिम लोदी ने अपनी सेना को एक कुशल नेतृत्व के जरिए युद्ध मैदान में नहीं उतारा था। अब बाबर की रणनीति को देख लो तो बाबर की सेना में लगभग 2 दर्जन तोपें थीं। अब देखो, पानीपत का युद्ध यह प्रथम युद्ध था जिसमें बारूद और मैदानी तोपखाने का इस्तेमाल किया गया था। किसके द्वारा यूज किया गया था बारूद और मैदानी तोपखाने का उपयोग? तो ये बाबर के द्वारा किया गया था पानीपत के युद्ध में पहली बार। अब देखो, बाबर के साथ कुशल तोपची थे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, और अस्त्र शस्त्र के प्रयोग के साथ ही बाबर ने तुलुगमा पद्धति और अरबा की रणनीति के द्वारा बाबर ने विजय मार्ग को प्रशस्त किया। साथ ही तोप खाने के सजाने की विधि को भी उपयोग में लाया, जिसे
उस्मानी पद्धति भी कहते हैं। बाबर की सूझबूझ और कुशल नेतृत्व और तोपों की ताकत के सामने इब्राहिम लोदी की सेना पराजित हुई। अब थोड़ा सा युद्ध नीति के बारे में जान लेते हैं कि तुलुगमा पद्धति होता क्या है आखिर। पूरी सेना को विभिन्न इकाइयों में बाएं, दाहिने एवं मध्य में विभाजित करना, साथ ही विपक्षी सेना पर सामने एवं पीछे से घेर कर आक्रमण करना एक तरीके की यह छल नीति है। लेकिन इस नीति के द्वारा एक छोटी सेना की सहायता से एक बड़ी सेना को घेरा जा सकता है। साथ ही अरबा युद्ध नीति, इसमें बैलगाड़ियों को जिसे दुश्मन का सामना करने वाली पंक्तियों के में रखा जाता है और ये सभी जानवरों की चमड़ी से बनी एक रस्सियों से एक दूसरे से बंधे होते हैं। अरबा के पीछे तोपों को रखा जाता है, तीरंदाजों को रखा जाता है ताकि पीछे से छुपकर दुश्मनों पर प्रहार किया जा सके। जैसे देख लो, बाबर ने क्या किया, पहले तो एक ट्रैप बिछा दिया, उसके बाद यहाँ पर अपने बैलगाड़ियों को खड़ा कर दिया, उसके पीछे तीरंदाजों को रख दिया, उसके पीछे तोपखाने को सजा दिया। अब इब्राहिम लोदी की सेना को ललकारा गया, इधर की सेना भी आई, तो क्या करते हैं, इसकी सेना तो आधी तो इसमें ट्रैप में फंस जाती है, कुछ ट्रैप में आ गई। इब्राहिम लोदी के लगता है कि अब ये क्या हो रहा है, तो इब्राहिम लोदी सोचता है कि अरे इतने सारे वार एलिफेंट है, छोड़ दो। वार एलिफेंट आते हैं तो क्या होता है, इधर से तोपों की फायरिंग की जाती है, तो धमाके से जो होते हैं जो वार एलिफेंट अपनी डायरेक्शन बदल लेते हैं और इब्राहिम लोदी की सेना को ही रौंद डालते हैं, क्योंकि इन्हें पता नहीं था कि आखिर ये है क्या। तोपखाने का उपयोग पहली बार किया गया था और साथ ही तुलुगमा पद्धति, छुप कर लोग तीर से वार कर रहे थे। तो इससे इब्राहिम लोदी की सेना समझ नहीं पाती इस नीति को और एक तरीके से कहो कि डायरेक्शन लेस हो जाती है और बहुत जल्दी 5 से 6 घंटे के अंदर युद्ध का फैसला हो जाता है, बाबर जीत जाता है। बाबर को पता था कि इब्राहिम लोदी की जो सेना है संख्या में दुगनी है, 6 घंटे से ज़्यादा टिक गई तो बाबर भी नहीं टिक पाएगा अपनी सेना के साथ, तो इसे 5 से 6 घंटे में फैसला करना था। और इनकी जो आर्मी थी बाबर की बहुत ही ज़्यादा कुशल थी। इब्राहिम लोदी की तो आर्मी वैसे अपने माइंड सेटअप करके नहीं आई थी, वो सोची थी कि अरे वार एलिफेंट के सामने इसकी सेना नहीं टिक पाएगी, लेकिन एक बहुत ही ट्रेंड आर्मी से इनका मुकाबला होता है। नतीजा होता है कि इब्राहिम लोदी की बहुत बड़ी फौज इस युद्ध में समाप्त हो जाती है। और इस युद्ध में एक ये भी प्रस्ताव दिया जाता है उसकी सेना के द्वारा इब्राहिम लोदी को कि आप भाग जाओ, अगर आप जीवित रहे तो एक युद्ध हम लोग और लड़ लेंगे, बाबर को पराजित कर देंगे। लेकिन इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान को छोड़कर नहीं भागते हैं और वहीं युद्ध के मैदान में शहीद होना मुनासिब समझते हैं। इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी जाती है बाबर के द्वारा, युद्ध भूमि में इनका सर काट दिया जाता है इब्राहिम लोदी का। और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान हुए जो युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। इब्राहिम लोदी के साथ ही लोदी वंश समाप्त होता है, यहीं पर दिल्ली सल्तनत भी समाप्त होता है, एक नया वंश शुरू होता है, मुगल वंश। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मुगल वंश के इतिहास को पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा आप लोग और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आप वीडियो के आखिरी तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।